हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। कम विथ मी टू द जर्नी ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस। इन हेल्थ टुडे हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक क्वेश्चन से करेंगे। हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, अपना नाम जो है वो ना बताने, जाहिर ना करने को मना किया है, और अपने सिटी का भी जो नाम है वो भी मना किया है। हमारे व्यूअर ने कहा है कि डॉक्टर, आई एम इन ग्रेट प्रॉब्लम। मैं एक बहुत बड़े मसले से दो चार हूं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मेरी पूरी फैमिली, इवन माई वाइफ, माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। डॉक्टर, बात यह है कि काफी अरसे से आप यूं समझ लें कि इस बात को तकरीबन 1 साल हो गया है। हमारे फादर जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और रिटायरमेंट को भी तकरीबन 5 या 6 साल हो चुके हैं। हमारी जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। हमारे फादर एक अच्छी पोस्ट पे थे, वेल एजुकेटेड है, और उनकी एज जो है तकरीबन 65 प्लस है। डॉक्टर, हमारे फादर की जो तबीयत है काफी अरसे से उनमें चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। पहले तो ये चेंजेस मामूली थी, ये तब्दीलियां मामूली थी, छोटी छोटी सी थी। हम उनको मैनेज कर लेते थे और इग्नोर भी कर देते थे। लेकिन उसमें ये होता था कि हमारे जो फादर हैं वो पहले तो उनकी जो मेमोरी है वो लॉस होने लगी, वो फॉरगेटफुलनेस का शिकार होने लगी, यानी उनकी याददाश्त जो है वो कमजोर होने लगी। छोटी छोटी बातों पे वो भूलने लगे। अपनी कोई चीजें रखते थे तो फिर वो ढूंढना शुरू हो जाते थे कि मैंने ये चीजें कहाँ रखी हैं, या किसने मेरी पर्सनल बिलोंगिंग जो चीजें हैं उनके साथ छेड़छाड़ की है, किसी ने उठाई हैं, या उनकी जगह जो है वो चेंज कर दी है। बहरहाल हमने इस मसले पर काफी तवज्जो देना शुरू की। फिर उसके बाद ये होना शुरू हुआ कि काफी टाइम के बाद कि हमारे जो फादर हैं वो बाहर जाते थे तो उन्होंने अपने घर का कॉल बेल बजाने के बजाय हमारे जो नेबर्स हैं उनकी कॉल बेल बजा देते थे। बहरहाल वो भी हमने मैनेज कर लिया, अपने घर वो आ जाते थे। फिर उन्होंने रास्ता भूलने की शिकायत पैदा हो गई। वो कहीं जाते थे तो रास्ता भूल जाते थे। काफी टाइम तक वो इधर उधर भटकते रहते थे, फिर वो अपने घर तक पहुंचते थे। तो इन चीजों ने हमें काफी केयरफुल कर दिया। उसके बाद हमारे जो फादर हैं हमें अपने बचपन की बातें बताते हैं, अपने माजी के किस्से बताते हैं कि वो कैसे पढ़े, कैसे उन्होंने जॉब की। बल्कि उनको तो अपनी फैमिली के ऐसे ऐसे फंक्शंस, ऐसे इवेंट्स भी याद हैं जो उन्होंने बचपन में अटेंड किए, जब वो यंग थे। वो हमारी वालदा की भी, हमारी मदर की जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके बारे में भी काफी बातें करते हैं कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, और हमारी मदर उनके लिए कैसे उनकी पसंदीदा डिशेस तैयार करती थी। डॉक्टर, माजी के तो सारे किस्से उनको याद है। अपनी फैमिली की बातें बताते हैं, अपने कजन्स की, कैसे दोस्तों के साथ घूमते थे, अपने बॉस की, अपने ऑफिस की बातें। लेकिन डॉक्टर, अगर मैं ऑफिस से आता हूं और मैं लंच करना शुरू करता हूं तो फादर कहते हैं कि मुझे भी लंच दो। तो मेरे घर वाले, मेरी बेगम सब परेशान हो जाते हैं, मेरी मिसेस, कि अभी तकरीबन
आधा घंटा या 35 मिनट भी नहीं हुए कि हमने इनको लंच दिया था, बल्कि अपने साथ बिठा के खिलाया है बच्चों ने। लेकिन वो इस तरह महसूस कराते हैं कि जैसे उन्होंने लंच किया ही नहीं। उनसे पूछा जाए कि आपने क्या खाया था नाश्ते में सुबह, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कोई उनके माइंड की क्लियरिटी नहीं है। और अब तो डॉक्टर, ये मसला तो बहुत बढ़ गया है। पापा जो है वो अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते, लापरवाह से रहते हैं, तन्हाई पसंद भी हो गए हैं, इतने सोशल नहीं हैं, लोगों से मिलना भी अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, उनको वॉशरूम का भी सही पता नहीं चलता है, उसके बारे में भी बड़े प्रॉब्लम्स में आ गए हम। तो वो सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पाते कि वॉशरूम कहाँ है और उनको कहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, उनको माजी की सब बातें याद हैं, लेकिन उनकी जो रिसेंट मेमोरी है, जो बिल्कुल फ्रेश, वो उनको याद नहीं रहती है, छोटी छोटी सी बातें याद हैं। और इसके अलावा जो बात हमें ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है वो है उनका मिजाज। हमारे फादर बहुत काम एंड क्वाइट थे, बहुत पोलाइट थे, लेकिन अब उनके मिजाज में तब्दीलियां आ गई हैं। वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, जरा जरा सी बात पे इरिटेंट हो जाते हैं, बल्कि बाज दफा तो वो इतना शाउट करते हैं और बैड लैंग्वेज जो है वो भी यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर प्लीज हमें बताइए कि हमारे फादर की तो इतनी एज हो गई है 65 प्लस, इनमें अब ये प्रॉब्लम्स और ये बातें आ रही हैं, तो हमारी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब है। और मेरे अंकल ने बताया है मुझे, वो हमारे घर आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, उनको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए थे। और इसके अलावा हमारे अब्बू के एक कजन है, वो भी लगभग हमारे अब्बू की एज के बराबर ही होंगे। उनकी फैमिली भी बता रही थी कि उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर, हम बहुत परेशान हैं, मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, आप हमें बताइए कि हमारे फादर को क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं और इनको क्या बीमारी हो गई है और इसको हम कैसे मैनेज करें और हम इनका ट्रीटमेंट कहां से करें। तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे लायबल समझा, अपनी सारी डिटेल में आपने अपनी प्रॉब्लम बताई। अब आप हमारा प्रोग्राम वॉच करें। ये सारा प्रोग्राम जो मैंने ये वीडियो की सूरत में बनाया है, इसमें आपने जो जो क्वेश्चंस किए हैं, इनके आंसर्स आपको ऑटोमेटिक सब मिल जाएंगे। आप गौर से सुनिए और अपने क्वेश्चंस पे गौर करें, और फिर उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगी आप उन पे गौर करें। तो जी हाँ, हमारे व्यूअर्स भी सुने। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है अल्जाइमर्स डिजीज। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, अल्जाइमर्स डिजीज। ये एक डिमेंशिया की किस्म है, डिमेंशिया की एक टाइप है। डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। अल्जाइमर्स जो है ये 60 या आफ्टर 60 साल की उम्र के बाद 65 तक अराउंडिंग ये डिजीज हो जाती है अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स
उस साइंटिस्ट या उस डॉक्टर्स के नाम पर रखा गया था, उसका नाम अल्जाइमर्स था, इसलिए इस डिजीज का नाम भी अल्जाइमर्स रख दिया गया है। अल्जाइमर्स डिजीज को अगर देखा जाए तो ये एक न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है, न्यूरोजेनरेटिव डिजीज है। ये स्लोली, आस्ता आस्ता यानी ग्रेजुअली शुरू होती है और प्रोग्रेसली वर्सन होती जाती है। आस्ता आस्ता शुरू यानी आस्ता आस्ता उसमें बहुत वर्स कंडीशन में आ जाती है। इट इज ए कॉज ऑफ डिमेंशिया, ये भूलने की बीमारी है। इसका दूसरा नाम जो है आप अल्जाइमर्स डिमेंशिया भी कह सकते हैं। इसका पहला सिम्टम्स ये होता है कि रिसेंट मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाती है, वो आस्ता आस्ता लॉस होना शुरू हो जाती है, रिसेंट मेमोरी जो होती है। लेकिन जो पुरानी बातें हैं वो याद रहती हैं, पेशेंट को पुरानी बातें याद रहती हैं, लेकिन रिसेंट बातें वो भूल जाते हैं। पेशेंट आपको 40 से 50 साल भी पुराने किस्से बता सकता है बिल्कुल आसानी के साथ, छोटी छोटी बातें भी। और पेशेंट को वो इवेंट्स भी याद होते हैं जो उसने बचपन में अटेंड किए होते हैं, फैमिली में क्या क्या फंक्शन हुए, उनमें क्या खास बात हुई, क्या वाकयात हुए, वो सब उनको याद होते हैं। इवन अपने स्कूल का नाम, अपने बचपन के दोस्तों के नाम, सब बातें उनको याद होते हैं। लेकिन अगर आपने पूछ लिया ऐसे ही कि बाबा आज आपने लंच में क्या खाया, आपको कैसे लगा लंच, तो वो बिल्कुल ऐसे आपकी तरफ देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा मैंने तो लंच किया ही नहीं। लेकिन आपको बताया जाएगा तकरीबन आधा घंटा भी नहीं हुआ इनको लंच सर्व किया गया है। तो यानी इनको रिसेंट मेमोरी याद नहीं है, उनको फॉरगेटफुलनेस से भूलने की बीमारी हो गई है। ये जैसे जैसे भूलने की बीमारी जो है ये एडवांस होती जाएगी, पेशेंट को समझने, बोलने और डिसओरिएंटेशन यानी रास्ता भूल जाने के भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। घर से किसी काम से बाहर गए हैं तो घर का रास्ता याद नहीं आएगा, यानी इजिली गेटिंग लॉस्ट। यानी आप एक स्टेज ऐसे आएगी कि आप परेशान हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि हमारा ये फैमिली मेंबर जो है ये बाहर अकेला ना जाए, इसको अपने साथ लेके जाना चाहिए। लोगों के नाम याद नहीं रहेंगे, देखेंगे उनकी तरफ लेकिन उनको पहचान नहीं पाएंगे। कभी कभी तो इतनी कंडीशंस आ जाती है कि अपने घर के अफराद को भी वो पहचान नहीं पाते इजिली और उनके नाम भी याद नहीं रहते, वो कंफ्यूज से हो जाते हैं। और मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेंट हो जाएंगे, उनकी पर्सनैलिटी में और बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। वो खास दफा तो एग्रेसिव, इतने एग्रेसिव हो जाएंगे कि वो बैड लैंग्वेज यूज करेंगे। हालांकि वो इतने एजुकेटेड होंगे, कभी उन्होंने लाइफ में ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी, लेकिन अब उनकी ये कंडीशन हो जाती है, यानी बिहेवियर इश्यूज हो जाएंगे। और एक और उनमें आप देखेंगे ऐसे पेशेंट्स में कि उनमें सेल्फ नेग्लिजेंस आ जाएगी, यानी उनको अपना कोई होश नहीं रहेगा, पर्सनल हाइजीन वो इग्नोर करेंगे, उनको पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं होगा। इस तरह उनके जो आस्ता आस्ता बॉडी फंक्शंस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, लॉस होना शुरू हो जाएंगे और लीडिंग टू डेथ। क्योंकि डिमेंशिया की भी और अल्जाइमर्स डिजीज की भी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस हैं। जो लास्ट स्टेज है, 3rd स्टेज, वो बहुत वर्सन हो जाती है। फिर ये बीमारी जिसे अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं मोस्टली 60 के बाद 65 के सराउंडिंग शुरू हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ऐसे शख्स की जिसकी एज 60 हो गई हो, 60 से 60 प्लस हो गई हो, और किसी को इनकी बात पसंद ना आई हो, तो वो एकदम से कह देते हैं जी ये तो सठिया गया है,
इसका कसूर नहीं है, ये तो सठिया गया है। सठिया मीन्स यानी 60 साल का हो गया है, 60+ हो गए हैं। तो अगर वो 60 साल का हो गया है, लोगों का ख्याल है, तो उसमें ये बातें तो लाजिम आएंगी, आप इनको इग्नोर करें। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी वजूहात पे, कासिस पे, कि कासिस क्या है। अगर देखा जाए तो इसमें इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एज जो है, ओल्ड एज, वो एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई हेड इंजरी हो जाती है, उसकी हिस्ट्री है, कोई दिमागी चोट लग गई है, या डिप्रेशन की हिस्ट्री है, कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, ये भी कंडीशंस है ना जिसमें डिप्रेशन हो जाए, या ऐसे तनाव की हालत में रहते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी अल्जाइमर्स डिजीज होने के खतरा होता है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज होगी, टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, जो ओल्डर एज है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन रिस्क फैक्टर ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। ये जरूरी नहीं है कि बूढ़े शख्स को ही अल्जाइमर्स डिजीज हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर the chances of getting disease grows up. सर्वे किया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में 65+ या सराउंडिंग में एज के लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज पाई जाती। जी हाँ, ये नहीं कि सिर्फ दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं जिनमें अल्जाइमर्स डिजीज लोगों को होती है, नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पर, और इसका रेशो बढ़ता ही जा रहा है। द रिस्क ऑफ गेटिंग अल्जाइमर्स डिजीज इज एट हायर रेशो if first degree relatives such as parents or siblings was diagnosed with this disease। इसमें यह बताया गया है कि अल्जाइमर्स डिजीज अगर देखी जाए तो जिनको ये डिजीज है, इनके पेरेंट्स में भी हो सकती है, पहले मौजूद थी, इनके सिबलिंग्स में भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जेनेटिकली ये मौजूद है। हेड इंजरी हो जाना, एयर पॉल्यूशन, पुअर स्लीप पैटर्न्स, नींद का पूरा ना होना, ये भी अल्जाइमर्स का एक कास है। लाइफ स्टाइल, हार्ट डिजीजेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑबीस यानी मोटापा, स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी, नारकोटिक्स, यूजिंग ऑफ नारकोटिक्स यानी कोई अगर कोई ऐसी किस्म की चीज़ें यूज़ करता है तो उनमें भी फिर अल्जाइमर्स डिजीज आ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज भी बताया था मैंने आपको। रिसर्च से यह भी पता चला है कि जो लोग सोशल एक्टिविटीज में रहते हैं उनको अल्जाइमर्स डिजीज होने का जो रिस्क है वो कम होता है। यानी जो मेंटली एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज में रहते हैं, सोशल वर्किंग करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, तो उनका ब्रेन भी एक्टिव रहता है, तो ऐसे लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज का जो रेशियो है वो कम देखा गया है। अल्जाइमर्स डिजीज जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की कमी की वजह से भी इसका एक कास है। Accumulation of malformed protein deposits in the cerebral cortex, amyloid plaques, tangles। ये प्रोटीन्स जो हैं ये न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक जो सेंटर्स हैं, कनेक्शंस हैं इन द ब्रेन, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब ये चीजें डिस्ट्रॉय होंगी
जिनका ताल्लुक मेमोरी से है, आपकी ब्रेन हेल्थ से है, न्यूरॉन्स का, तो फिर इस किस्म की जो दिमागी बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। दिस डिजीज जो है ये द हिप्पोकैम्पस, जो ब्रेन का एक पार्ट है जिसका ताल्लुक याददाश्त से है यानी मेमोरी से है, उसके टारगेट होने से, उसके डिस्ट्रॉय होने से, हिप्पोकैम्पस में चेंजेस आने से ये बीमारी हो सकती है डिमेंशिया की, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, और अल्जाइमर्स डिजीज जो एक डिमेंशिया की टाइप है। तो अब बात करेंगे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पे। अब जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन तो ये है कि देयर इज करंटली नो कॉज केयरमेंट या ट्रीटमेंट करें आप अल्जाइमर्स डिजीज की। ट्रीटमेंट जो है वो है फोकस करना, सिम्टम्स को मैनेज करना, जो सिम्टम्स हैं उनको आप मैनेज करें। ये एक डीजेनरेटिव डिजीज है और अगर हम सिम्टम्स को मैनेज करते हैं तो जो प्रोग्रेसिव है डिजीज की वो स्लो हो जाएगी। और उसमें यह है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, मे बी यूज्ड टू मैनेज बिहेवियरल सिम्टम्स। अच्छा, ऐसी एक्टिविटीज जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं वो पेशेंट को कराई जाए, जैसा कि पजल्स, रीडिंग बुक्स, गेम्स, ऐसी गेम्स जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, उनसे उनकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएंगे और उनका जो समाजी राब्ता है, सोशलिज्म है, यानी उनको सोशल करें, कोशिश करें कि सब आप लोग जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सब की मदद चाहिए उनको इस क्राइसिस से निकालने के लिए। क्योंकि सोशल जो डिप्रीवेशन है, यानी समाजी ना रहना, सोशल ना रहना, फिर वो इस बीमारी को बढ़ा देगा। अब आपका यह है कि द बेस्ट ट्रीटमेंट अप्रोच डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज एंड ओवरऑल हेल्थ। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें जितना जल्दी हो सके। अगर शुरू में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो आप अपने पेशेंट को डॉक्टर के पास विजिट कराएं, कंसल्ट विद डॉक्टर, ताकि जितना अर्लियर उनका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस शुरू हो जाए तो उतना ही बेहतर है, इस बीमारी को बढ़ने से रोक दिया जाए। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन हेल्प टू इम्प्रूव quality of life and slow down the progression of the disease। यानी अर्ली डायग्नोसिस, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो जो डिजीज जो आगे बढ़ने से उसको रोका जा सकता है और पेशेंट की जो लाइफ क्वालिटी है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बढ़ाई जा सकती है। तो आपने अल्जाइमर्स डिजीज जो डिमेंशिया की एक टाइप है, यानी भूलने की बीमारी, के बारे में सुना, इसकी वजूहात सुनी और उसके सिम्टम्स आपको बताए गए, यानी अलामात। अगर आप ये अलामात देखते हैं तो आप अर्लियर उन पे तवज्जो दें ताकि इस बीमारी को शुरू में ही रोक दिया जाए। क्योंकि अगर एक दफ़ा अल्जाइमर हो जाता है तो फिर उसका रिवर्स होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक ब्रेन डिजेनरेटिव डिजीज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछे थे
मैंने स्टेप बाय स्टेप उनका आंसर देने की कोशिश की है। उनको काफ़ी हद तक अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मिल चुका होगा। आप सब फैमिली मेंबर्स तवज्जो दें, स्पेशल अटेंशन दें, पे स्पेशल अटेंशन टू योर फादर और उनकी हेल्प करें ताकि वो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचें और उनकी लाइफ जो है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।